आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोनटोफोरोसिस। तो काफ़ी सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं आयोनटोफोरोसिस के बारे में वीडियो बनाऊं, तो इसलिए मैंने आज ये टॉपिक चूज़ किया है। तो अब स्टार्ट करते हैं आयोनटोफोरोसिस। तो आयोनटोफोरोसिस के अंदर जो आयोनटो वर्ड है उसका मतलब है आयन, और जो फोरेसिस वर्ड है उसका मतलब है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन किसका? आयंस का। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी स्किन के अंदर ट्रांसमिट करते हैं जो भी बेनिफिशियल आयंस होते हैं उनको। तो ये जो मेथड है हम ट्रीटमेंट पर्पस के लिए यूज़ में लेते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे ये हमारी स्किन है तो इसके अंदर क्या करते हैं हम कुछ बेनिफिशियल, मेडिकली बेनिफिशियल आयंस जो होते हैं वो स्किन के अंदर ट्रांसफ़र करवाते हैं। जैसे सपोज करो ये मेरी ड्रग है जो मुझे स्किन के अंदर ट्रांसफ़र करवानी है, और उसके ऊपर हम एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड की मदद से जो भी ये आयंस है वो स्किन के अंदर चले जाते हैं, और फिर हमें जो भी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि अगर किसी को पेन हो रहा है तो ये पेन कम कर देते हैं, इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन को कम कर देते हैं, या फिर किसी की वुंड हीलिंग है तो वुंड हीलिंग को प्रमोट करते हैं ये आयंस। तो ये सारे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स देते हैं। अब जो आयोनटोफोरोसिस है उसका फ़ायदा ये है कि अगर मुझे कोई भी ड्रग इंजेक्ट करनी है पेशेंट के अंदर तो डायरेक्ट मैं एक पर्टिकुलर लोकल एरिया के अंदर उसे इंजेक्ट कर सकती हूँ। जैसे अगर पेशेंट को इस एरिया पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रॉब्लम है तो सिर्फ इस लोकल एरिया के अंदर मैं उस ड्रग को डिलीवर कर सकती हूँ। मुझे उसकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने की उस ड्रग को कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को टेनिस एल्बो या फिर लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस भी जिसको बोलते हैं, तो अगर किसी को टेनिस एल्बो है तो मैं डायरेक्ट जो भी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है या फिर पेन किलर्स है तो मैं डायरेक्ट इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इंजेक्ट कर सकती हूँ आयोनटोफोरोसिस की हेल्प से। मुझे उसके पूरी की पूरी बॉडी के अंदर कोई सिस्टमैटिक ड्रग इंजेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक तरह का फ़ायदा है आयोनटोफोरोसिस का। अब एक बात ध्यान रखना कि आप आयोनटोफोरोसिस को फोनोफोरेसिस से कंफ्यूज मत हो जाना इन दोनों टर्म्स के अंदर। जो फोनोफोरेसिस मैंने आप लोगों को अल्ट्रासाउंड के अंदर बताया था, तो फोनोफोरेसिस क्या था, उसके अंदर क्या था कि जो अल्ट्रासाउंड की जो जेल होती है, जो हम अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर जेल यूज़ में लेते हैं, तो उसके अंदर हम कोई भी ड्रग मिक्स करके और फिर पेशेंट के ऊपर लगाते हैं, और फिर वो जो ड्रग है वो स्किन के अंदर ट्रांसमिट होती है। यानी कि फोनोफोरेसिस हम अल्ट्रासाउंड के अंदर यूज़ में लेते हैं। और आयोनटोफोरोसिस के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स की मदद से, कांस्टेंट डायरेक्ट करंट की मदद से जो आयंस होते हैं उनको स्किन के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं। अब मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर बताती हूँ मैकेनिज्म ऑफ आयोनटोफोरोसिस। तो इसके अंदर ये क्या है, ये हमारा टिश्यू है जिसको हमें ट्रीट करना है। ये इन्फ्लेम्ड टिश्यू है, यानी कि इस टिश्यू के अंदर इन्फ्लामेशन आ रखा है, मे बी टेंडिनाइटिस हो या फिर बर्साइटिस हो, तो उसका क्या करना है, हमें इन्फ्लामेशन को कम करना है। तो अब ये कैसे करेंगे हम आयोनटोफोरोसिस से, तो इसके अंदर ये जो दो आपको ग्रीन के अंदर दिख रही है ये इलेक्ट्रोड्स है, और ये जो ब्लू के अंदर दिख रहा है ये हमारा सोल्यूशन है जिसके अंदर ड्रग है, जो ड्रग हमें टिश्यू के अंदर डिलीवर करनी है। तो अब वो कैसे होती है आयोनटोफोरोसिस के थ्रू। तो आपको एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हम ड्रग इस सोल्यूशन के अंदर यूज़ में ले रहे हैं तो वो ड्रग के ऊपर चार्ज कौन सा है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक टेबल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगी, आप प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को जो भी आप ड्रग यूज़ में ले रहे हो अगर आपको उसका चार्ज नहीं पता होगा तो आप ढंग से आयोनटोफोरोसिस का मेथड यूज़ में ही नहीं ले सकते। तो इस वजह से मैं आप लोगों को टेबल डिस्प्ले करूँगी, तो प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये सोल्यूशन है जिसके अंदर हमारी ड्रग है, तो मेरे केस के अंदर मैंने डेक्सामेथासोन ली है। तो डेक्सामेथासोन बेसिकली होता क्या है, वो एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है, यानी कि जो इन्फ्लामेशन को कम करती है। क्योंकि मेरा जो गोल है वो है इन्फ्लेम्ड है टिश्यू और मुझे इन्फ्लामेशन को कम करना है, इसलिए मैंने क्या लिया, डेक्सामेथासोन लिया। और डेक्सामेथासोन का जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए मैंने सोल्यूशन के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव लगा रखा है, क्योंकि जो डेक्सामेथासोन ड्रग होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस वजह से हमेशा याद रखना कि जो भी चार्ज होता है, जिस भी ड्रग का जो भी चार्ज होता है, तो वैसी हमें जो इलेक्ट्रोड लेनी है। जैसे कि ये नेगेटिव चार्ज था ड्रग, तो मैं जो इलेक्ट्रोड लूँगी वो लूँगी कैथोड, यानी कि नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड है वो लूँगी मैं। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो अगर जो कैथोड होगी वो भी नेगेटिव होगी और इस सोल्यूशन के अंदर जो आयंस है वो भी नेगेटिव होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस वजह से जो हमारे आयंस है
वो किधर आ जाएंगे, टिश्यू के अंदर, जो कि हम चाहते हैं। और जैसे ये आयंस टिश्यू के अंदर आए तो वो अपना सारा फंक्शन दिखाना चालू कर देंगे। इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन को कम करेंगे, अगर पेन के लिए लिया है तो पेन कम करेंगे, तो जो भी बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं वो दिखाना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए आप लोगों को जो ड्रग का चार्ज है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज करो कि आपने लिडोकेन ली है, लिडोकेन बेसिकली एक लोकल एनेस्थीसिया होता है, तो इस दर आपने जो ड्रग ली है वो लिडोकेन ली है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो इस टाइम पे हम जो इलेक्ट्रोड लेंगे वो कौन सी लेंगे, पॉजिटिव वाली, यानी कि एनोड लेंगे इसके अंदर। तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और फिर वही स्टोरी है कि जो पॉजिटिव आयंस यानी कि वो फिर रिपेल करके टिश्यू के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए हमें जो भी चार्ज की हम ड्रग लेते हैं तो उसी चार्ज का हमें उसके ऊपर इलेक्ट्रोड लगानी है। तो आप एक गलती कभी भी मत करना कि अगर आप ड्रग पॉजिटिवली चार्ज ले रहे हो, इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज वाली लगा दोगे तो दोनों अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो उसको आयंस को टिश्यूज के अंदर भेजेगा ही नहीं, उसको रिपेल करेगा ही नहीं, उसको पुश करेगा ही नहीं। तो इस वजह से हमेशा अपोजिट चार्ज वाली कभी भी मत लेना, जो सेम चार्जेस के इलेक्ट्रोड और ड्रग लेना, ताकि वो अच्छे से उसको पुश कर सके टिश्यू के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि जिस भी इलेक्ट्रोड के नीचे हमारी ड्रग होती है उसको हम एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो जैसे इस केस के अंदर जो कैथोड है उसके नीचे हमारी ड्रग थी, तो इसको हमने क्या बोला, एक्टिव इलेक्ट्रोड बोला, और जो दूसरी इलेक्ट्रोड हो जाएगी वो हमारी इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड हो जाएगी। अगर ये एनोड के नीचे हमारा सोल्यूशन होता तो हम एनोड को एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। यानी कि मेन पॉइंट ये है कि जिसके भी नीचे हमारी ड्रग होगी उसको हम एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे और दूसरी हमारी इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड हो जाएगी। अब इस सोल्यूशन का टिश्यू के अंदर डिलीवर होने के लिए ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका आयंस के अंदर कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये जो भी हम ड्रग यूज़ में ले रहे हैं अगर वो आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई तो ये टिश्यू के अंदर डिलीवर ही नहीं हो पाएगी। अगर सपोज करो कोई मॉलिक्यूल हमने लिया और वो न्यूट्रल फॉर्म के अंदर या आयंस के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हुआ, सिर्फ न्यूट्रल फॉर्म के अंदर ही रहा, तो फिर वो क्या होगा, टिश्यू के अंदर डिलीवर ही नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो भी हम ड्रग ले रहे हैं यहाँ पे तो उसका आयंस के अंदर कन्वर्ट होना ज़रूरी है। अब ये तो हमने बात कर ली हमारी एक्टिव इलेक्ट्रोड के बारे में। अब जो ये सेकेंड वाली इलेक्ट्रोड है वो है इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड। तो अब जैसे ये वाली जो थी कैथोड थी, तो अब ये वाली कौन सी होगी, एनोड। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो है एनोड, और ये बेसिकली इस यूज़ में आता है कि ये पूरा जो सर्किट है उसको कंप्लीट करने में मदद करता है। तो अब जो कैथोड जो भी आयंस को उस तरफ पुश करेगा, जैसे ये जो नेगेटिव आयंस है तो उसको उसने उस तरफ पुश किया, और ये एनोड जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था, तो ये जो नेगेटिव आयंस होंगे वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ये दूसरी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। तो इसके अंदर जो हम करंट यूज़ में लेते हैं वो होता है कांस्टेंट डायरेक्ट करंट। तो आयंटोफोरोसिस जो है वो एक सिंगल मेजर यूज़ है कांस्टेंट डायरेक्ट करंट का। हम कांस्टेंट डायरेक्ट करंट को किसी और चीज़ में इतना यूज़ में लेते नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसकी वजह से केमिकल बर्न होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वजह से आयंटोफोरोसिस ही मेनली हम कांस्टेंट डायरेक्ट करंट यूज़ में लेते हैं, उसके अलावा किसी और में इतना यूज़ में लेते नहीं है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रोड्स के थ्रू कांस्टेंट डायरेक्ट करंट को रन करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारे आयंस होते हैं, हमारे स्किन के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्किन पोर्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती है, तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, स्किन के अंदर चले जाएंगे, यानी कि हमारे टिश्यूज़ के अंदर आ जाएंगे। और जैसे हमारे टिश्यूज़ के अंदर आए तो ब्लड वेसल्स होगी, तो वो उसके थ्रू हमारी जो भी हमारा एरिया है वहाँ पर पहुँच जाएंगे और बेनिफिशियल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अब इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमारे स्किन के ऊपर जितना ज़्यादा अच्छा हाइड्रेशन होगा, वाटर कंटेंट होगा, या फिर जितना अच्छा वेस्क्युलराइजेशन होगा, यानी कि जितनी अच्छी उस एरिया की ब्लड सप्लाई होगी, तो उतना ही अच्छा जो आयंस जो होंगे वो पेनिट्रेट करेंगे हमारी स्किन के। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम देखते हैं फिजिक्स ऑफ आयंटोफोरोसिस। तो इसके अंदर क्या होता है, ये फर्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंट्रोड्यूस, मतलब कि जो भी हम ड्रग यूज में ले रहे हैं तो कितना अमाउंट के अंदर स्किन के अंदर ट्रांसफर हुई है, कितनी डिलीवर हुई है वो ड्रग। तो उसके लिए फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी इंटू टाइम इंटू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो इसके अंदर जो इंटेंसिटी है वो एम्पियर के अंदर दे रखी है और जो टाइम है वो आवर्स के अंदर दे रखा है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो अमाउंट की इंटेंसिटी और टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि हम जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी रखेंगे या फिर जितना ज़्यादा टाइम रखेंगे तो उतना ही अमाउंट, उतना ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो हमारी ड्रग है वो स्किन के अंदर डिलीवर होगी। अब जो नेक्स्ट है वो है आयोनिक पोलैरिटी।
तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मैकेनिज्म के अंदर बताया था कि जो अपोजिट चार्जेस वाले होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रोड को भी पॉजिटिव चार्ज वाली लूँ और जो आयंस जो ड्रग ले रही हूँ वो भी पॉजिटिव चार्ज वाली है, तो ये क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी और जो स्किन के अंदर उसको फिर पुश कर देगी उस आयन को। तो जो हमें पोलैरिटी होती है, जो दोनों अपोजिट चार्जेस वाली जो होती है पोलैरिटी लेनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे को रिपेल करे। अब जो नेक्स्ट है वो है एनलार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि एक थी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक थी नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो हमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है नॉर्मली 2 से 3 टाइम्स लार्जर होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है वो ज़्यादा इरिटेटिंग होती है स्किन को, मतलब कि जो पेशेंट की स्किन को ज़्यादा इरिटेट करेगी बजाय पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है उसके नीचे एक केमिकल बन जाता है जिसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो केमिकल होता है वो स्किन को इरिटेट करता है। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रोड हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको थोड़ा सा बड़ा लेते हैं बजाय पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के। और इसके अंदर हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना, जो करंट होता है वो भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता है, एक पर्टिकुलर रेंज होती है जो कि जो पेशेंट के लिए सेफ़ होती है। तो जो मैक्सिमम सेफ इंटेंसिटी है करंट की कैथोड के लिए वो है, तो कैथोड के लिए जो मैक्सिमम सेफ इंटेंसिटी है करंट की वो है 0.5 मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो एनोड के लिए है वो है 1 मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम सेफ इंटेंसिटी है जो हम पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं ताकि जो ड्रग है वो स्किन के अंदर डिलीवर हो। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इंडिकेशंस ऑफ आयंटोफोरोसिस। तो इसके अंदर फर्स्ट है लोकल एनेस्थीसिया, यानी कि कोई लोकली किसी पार्ट को अगर हमें एनेस्थेटाइज करना है यानी कि नंब करना है किसी पार्ट को, तो उसके अंदर हम आयंटोफोरोसिस मेथड यूज़ में ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो मेनली जो ड्रग्स है जैसे कि लिग्नोकेन बोलो या लिडोकेन बोलो एक ही बात है, तो ये जो ड्रग है हम यूज़ में ले सकते हैं। अब ये जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रोड कौन सी रखेंगे, उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज ही रखेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी तभी तो वो ड्रग डिलीवर हो पाएगी। तो अगर हमें लोकल एनेस्थीसिया यूज़ में लेना है जैसे कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, एक कंडीशन होती है जिसके अंदर एक साइड का जो फेस है उसके ऊपर एक बहुत शार्प एक सेंसेशन, एक पेन का सेंसेशन कुछ सेकंड्स के लिए मिलता है, तो उसके अंदर ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया को ट्रीट करने के लिए हम लिग्नोकेन यानी कि लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं आयंटोफोरोसिस के मेथड से। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी डिजीज़, कोई भी टाइप की इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती है जैसे कि बर्साइटिस हो गया या फिर किसी भी टेंडन के अंदर इन्फ्लामेशन आ गया जैसे सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस हो गया या बाइसेपिटल टेंडिनाइटिस हो गया या फिर किसी के शोल्डर में एडेसिव कैप्सुलाइटिस हो गया। तो कोई भी ऐसी कंडीशन जिधर इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है तो उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम डेक्सामेथासोन दे सकते हैं जो कि हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा हाइपरहाइड्रोसिस। अब जो हाइपरहाइड्रोसिस होता है वो एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें हमारे हैंड्स के अंदर और फीट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है पेशेंट को। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्लाइकोपाइरोनियम ब्रोमाइड यूज़ में ले सकते हैं। तो इसकी मदद से क्या होगा, पेशेंट की जो कंडीशन है इम्प्रूव होगी, काफ़ी इफेक्टिव इस कंडीशन के अंदर देखा गया है। तो इसके अंदर हम ग्लाइकोपाइरोनियम ब्रोमाइड दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है कैल्शियम डिपॉजिट्स, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारे कैल्शियम का डिपॉजिट हो गया है, हमारे टेंडन्स के अंदर हो गया है या फिर हमारी मसल्स के अंदर हो गया, जैसे कि हमारा जो सुप्रास्पाइनेटस जो मसल होती है उसके अंदर उसके टेंडन के अंदर अगर कैल्शियम आके डिपॉजिट हो गए हैं तो उसको वहाँ से रिलीव करने के लिए हम क्या यूज़ में ले सकते हैं, एसिटिक एसिड यूज़ में ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है इडिमा को रिलीव करने के लिए, जैसे हमारे कोई भी डिस्टल पार्ट्स है या फिर कहीं पे भी फुट हो गया, हैंड हो गए हमारे, वहाँ पे इडिमा प्रेजेंट है, तो उस इडिमा को कम करने के लिए हम क्या यूज़ में ले सकते हैं, हाइलोरोनिडेज। तो ये हम ड्रग यूज़ में ले सकते हैं इडिमा को कम करने के लिए। अब नेक्स्ट है स्कार मोबिलाइजेशन। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे स्कार बन जाते हैं बॉडी के ऊपर। अब वो कभी भी हो सकता है जैसे कि बर्न के बाद में या फिर कोई सर्जरी हुई है उसके बाद में स्कार्स बन जाते हैं। तो वो स्कार्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, हमारी जो रेंज होता है उसको रेस्ट्रिक्ट करने लगते हैं।
तो उस टाइम पे हम उस स्कार को मोबिलाइज करने के लिए, उसकी एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आयंटोफोरेसिस मेथड यूज़ में ले सकते हैं। और इसके अंदर आयोडीन एंड क्लोरीन, तो इसकी मदद से क्या होगा कि जो स्कार टिश्यू है उसकी एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज होगी, और उसको और अच्छा करने के लिए इस मेथड को हम इसके बाद में क्या कर सकते हैं, पैसिव स्ट्रेचिंग दे सकते हैं, ताकि उस स्कार टिश्यू की जो एक्सटेंसिबिलिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो। अब नेक्स्ट जो है वो न्यूरोजेनिक पेन, यानी कोई भी नर्व से रिलेटेड पेन हुआ, जैसे जो मैंने आपको ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया बताया था, तो उसके अंदर भी क्या होता है, जो हमारी ट्राइजेमाइनल नर्व होती है वो अफेक्टेड होती है। तो कोई भी ऐसा कंडीशन जिसके अंदर नर्व की वजह से पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम आयंटोफोरोसिस दे सकते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, विनका एल्कलॉइड्स हम दे सकते हैं ताकि जो पेन है वो कम हो। अब जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है आयंटोफोरोसिस के, तो ऐसी कंडीशंस जहाँ पे हमें आयंटोफोरोसिस नहीं देना है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट है वो है कार्डियक पेसमेकर, यानी कि कोई भी पेशेंट जिसके आर्टिफिशियल हार्ट के अंदर पेसमेकर लगा हुआ है। पेसमेकर बेसिकली वो होता है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करता है हार्ट के अंदर। तो अगर ऐसा कोई आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा हुआ है और उसके ऊपर हम आयंटोफोरोसिस यूज़ में ले रहे हैं, तो उसके आयंटोफोरोसिस के अंदर हम कांस्टेंट डायरेक्ट करंट यूज़ में लेते हैं, तो वो करंट क्या कर सकता है, पेसमेकर की एक्टिविटी को ऑल्टर कर सकता है। तो उस वजह से उस टाइम पे भी हमें, अगर किसी के पेसमेकर लगा हुआ है, तो हमें आयंटोफोरोसिस मेथड डायरेक्टली उसके ऊपर यूज़ में नहीं लेना है। दूसरा है अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसा पेशेंट जो कि अपने होश में नहीं हो, और अगर ऐसे पेशेंट के ऊपर अगर हम आयंटोफोरोसिस मेथड यूज़ में लेंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था आयंटोफोरोसिस की वजह से क्या होता है कि केमिकल्स बन जाते हैं कुछ स्किन के नीचे, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्किन डिस्कम्फर्ट फील होता है पेशेंट को। तो अगर सपोज करो उस पेशेंट के ऊपर जो केमिकल्स है वो बन गए हैं, लेकिन वो तो अनकॉन्शियस पेशेंट है, वो बता ही नहीं सकता कि मेरे को स्किन के अंदर इरिटेशन फील हो रही है, तो उस वजह से क्या होता है, वहाँ पे केमिकल बर्न होने के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं उन पेशेंट्स के। तो ऐसे पेशेंट्स को भी हमें आयंटोफोरोसिस मेथड नहीं देना, क्योंकि वो बता नहीं पाएंगे। अगर उनको कोई भी डिस्कम्फर्ट महसूस होगा या फिर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा अगर लगेगी, तो इसलिए हमें इन अनकॉन्शियस पेशेंट को कभी भी आयंटोफोरोसिस नहीं देना है। नेक्स्ट है कैरोटिड साइनस। जो हमारे कैरोटिड साइनस प्रेजेंट होता है हमारे एंटीरियर नेक के ऊपर, तो यहाँ पे भी हमें आयंटोफोरोसिस मेथड यूज़ में नहीं लेना, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो बीपी है पेशेंट का वो फॉल हो सकता है, तो उस वजह से पेशेंट फेंट हो सकता है। तो इस टाइम पे भी हमें आयंटोफोरोसिस मेथड यूज़ में नहीं लेना। एरिया ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस, नॉर्मली हमारे जो काफ मसल्स होती है, काफ की जो वेन्स होती है, डीप वेन्स, वहाँ पे थ्रोम्बस जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो इस टाइम पे अगर हम वहाँ पे आयंटोफोरोसिस मेथड यूज़ में ले, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऐसा देखा गया है कि जो आयंटोफोरोसिस मेथड होता है वो भी सर्कुलेशन इंक्रीज करता है। अब जैसे सर्कुलेशन इंक्रीज होगा उस एरिया का, तो ऐसे चांसेस हो सकती है कि जो थ्रोम्बस है वो टूट जाए और वो एम्बोलाई फॉर्म कर दे। तो जैसे अगर थ्रोम्बस टूटेगा और फिर एम्बोलाई बनेगा, तो एम्बोलाई क्या होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है कोई भी वेसल को, और वो एक डेंजरस कंडीशन पैदा कर सकता है। तो उस वजह से हमें किसी के अगर वीनस थ्रोम्बोसिस भी है, तो उस एरिया के ऊपर आयंटोफोरोसिस नहीं यूज़ में लेना। अब प्रेगनेंसी के अंदर हमारा जो मेनली जो लोअर एब्डोमेन एरिया होता है, या फिर लो बैक वाला रीजन होता है, या फिर पेल्विस रीजन होता है, तो यहाँ पर हमें आयंटोफोरोसिस मेथड यूज़ में नहीं लेना, क्योंकि मे बी हमारा जो फीटल का डैमेज कर सकती है आयंटोफोरोसिस की जो करंट होता है वो, तो उसकी वजह से फीटल डैमेज हो सकता है, तो उस वजह से प्रेगनेंसी के अंदर भी अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है मैलिग्नेंसी। तो मैलिग्नेंसी के अंदर क्या हो सकता है कि हमारा जो कैंसर है वो स्प्रेड हो सकता है और ज़्यादा आगे, उसका मेटास्टेसिस हो सकता है, और कहीं पे भी वो जाके कैंसरस सेल्स कहीं दूसरी जगह पे जाके सेकेंडरी ट्यूमर बना सकते हैं। तो इस वजह से भी हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए आयंटोफोरोसिस अगर किसी के मैलिग्नेंट कंडीशन है तो। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड वुंड, अगर किसी के हो रखा है और उसके ऊपर अगर हम आयंटोफोरोसिस मेथड यूज़ में लेंगे, तो हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं कि वो इन्फेक्शन और ज़्यादा स्प्रेड हो, तो इसलिए भी हमें आयंटोफोरोसिस वहाँ पे यूज़ में नहीं लेना। नेक्स्ट और लास्ट है हमारी कंडीशन हैमरेज। हैमरेज का मतलब होता है कि हमारी जब ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाए और उसकी वजह से जो ब्लड है वो लीक होना स्टार्ट हो जाए, और ऐसी जगहों पे अगर हम आयंटोफोरोसिस मेथड यूज़ में लेंगे तो वो हैमरेज की कंडीशन और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, तो इसलिए हमें आयंटोफोरोसिस वहाँ पे भी यूज़ में नहीं लेना। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आपको कोई भी क्वारीज हो या फिर कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दो।